स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूनियन, फेडरेशन एवं कन्फेडरेशन में अंतर देखेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इन तीनों शब्दों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। अगर आपको भी इन तीनों शब्दों को समझने में कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। यह एक ऐसा वीडियो लेक्चर है जिसे आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो बहुत ही कम वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस वीडियो में दोस्तों हम भारतीय संघ के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी संघ के बारे में बात करेंगे और परसंघ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम फेडरेशन की बात करेंगे। फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन को हिंदी में संघ कहा जाता है। आइए समझते हैं फेडरेशन क्या होता है। दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों द्वारा एक समझौते के तहत एक संघ का निर्माण ही फेडरेशन कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है अमेरिकी संघ। अमेरिकी संघ जो है 50 स्वतंत्र राज्यों के द्वारा एक समझौते के तहत बना हुआ एक संघ है। तो फेडरेशन की जो परिभाषा होती है वह होती है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों के द्वारा एक समझौते के तहत एक संघ का निर्माण। तो अमेरिकी संघ में जो 50 राज्य हैं वह एक समझौते के तौर पर जुड़े हुए हैं और एक संघ का निर्माण किए हुए हैं। आगे देखिए, इसमें प्रत्येक राज्य संप्रभु होता है। देखिए संप्रभु का मतलब होता है अपने आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र। तो इसमें जितने भी राज्य हैं 50 राज्यों में सभी राज्य अपने खुद के निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। हर राज्य का अलग कानून होता है। तो देखिए फेडरेशन में जो है प्रत्येक राज्य स्वतंत्र रूप से रहता है लेकिन जुड़ा हुआ होता है संघ से, और प्रत्येक राज्य का अपना अपना अलग कानून होता है। ठीक है, तो संघ का कानून उन पर लागू नहीं होता है। प्रत्येक राज्य का अपना अलग कानून होता है। फेडरेशन से कोई भी राज्य आसानी से अलग नहीं हो सकता। तो देखिए फेडरेशन जब बनता है तो जब समझौता किया जाता है तो ये शर्त रखी जाती है कि कोई भी राज्य जो है फेडरेशन से अलग नहीं होगा। तो इससे अलग होना एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो इतनी आसानी से कोई भी राज्य जो है इस संघ से अलग नहीं हो सकता है। संघ किसी भी राज्य की सीमा, नाम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो जो संघ तैयार होता है तो संघ जो है किसी भी राज्य की सीमा या नाम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अमेरिकी संघ जो है किसी राज्य, सपोज करिए फ्लोरिडा को हम ले लें, तो फ्लोरिडा को नाम में, सीमा में अमेरिकी संघ कोई बदलाव नहीं कर सकता है। प्रत्येक राज्य खुद में स्वतंत्र होता है और संघ का कोई भी दबाव या कोई भी बाध्यता नहीं होती है। आगे देखिए, प्रत्येक राज्य का अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। तो देखिए जितने भी राज्य होंगे सभी राज्यों का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। प्रत्येक राज्य का अपना अलग झंडा होता है। तो देखिए अमेरिकी संघ जो है, अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं तो 50 राज्यों का अपना अलग अलग झंडा है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग झंडा होता है। देखिए उसी बात से ये सब क्लियर हो जाता है कि सभी राज्य जो है कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से उनका अपना झंडा अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट अलग होता है और किसी भी तरह का कोई भी दबाव उन पर नहीं डाला जा सकता। और अमेरिकी संघ का पूरा एक झंडा अलग होता है जो कि संघ का झंडा होता है, जिसे हम अमेरिका के झंडा के रूप में जानते हैं। ठीक है, और आगे देखिए दोहरी नागरिकता। देखिए फेडरेशन में क्या होता है, दोहरी नागरिकता होती है। जो राज्य होगा और उस राज्य के अंदर जो नागरिक रहता है उस राज्य की नागरिकता उसके पास अलग होगी और संघ की नागरिकता अलग होगी। ठीक है, तो नागरिकता कैसी होती है, दोहरी। तो अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। तो मुझे उम्मीद है फेडरेशन से संबंधित सभी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं यूनियन। तो देखिए यूनियन क्या होता है, यूनियन को भी दोस्तों हम हिंदी में संघ कहते हैं। देखिए फेडरेशन और यूनियन में कुछ अंतर होते हैं लेकिन हिंदी में जो अर्थ होता है वह एक ही होता है। तो आइए यूनियन को समझते हैं। दो या दो से अधिक राज्य या प्रांत मिलकर एक केंद्र का निर्माण करते हैं जिनके मध्य कोई समझौता नहीं होता है। फेडरल में हमने देखा था, फेडरेशन में
राज्यों के मध्य में एक समझौता होता है, तब वह मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। लेकिन यूनियन में जब संघ का निर्माण होता है तो उनमें जो प्रांत और जो राज्य होते हैं उनके मध्य कोई भी समझौता नहीं होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वह है अपना भारतीय संघ। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि अपने भारत की बात है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान होती हैं। यहां पर क्या होता है कि जहां पर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों को बांट दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर दो सरकारें चलती है, केंद्र सरकार और राज्यों की अपनी सरकार होती है। वैसे तो त्रिस्तरीय सरकार हमारे यहाँ चलती है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों को बांटा जाता है। जैसे संविधान की जो हमारी 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। वहां पर राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों को बांटा गया है। ठीक है, लेकिन केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं। आगे, यूनियन से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। देखिए, यूनियन जो होता है उससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि यह राज्यों के द्वारा एक समझौते के तहत बना हुआ संघ नहीं होता है। यानी सभी राज्य जो एक समझौते के द्वारा जुड़े हुए नहीं होते हैं। फेडरल में क्या था, वहां पर एक समझौते के द्वारा राज्य जुड़े होते हैं जिससे वह संघ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। भारत का कोई भी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई अगर ये चाहे कि हम भारत के संघ से अलग होना चाहते हैं तो वह अलग नहीं हो सकता है। आगे, केंद्र के पास किसी भी राज्य का नाम बदलने या एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण करने की शक्ति होती है। तो केंद्र चाहे, केंद्र मतलब संसद की बात करेंगे, केंद्र सरकार यानी संसद। संसद चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो किसी राज्य का नाम बदल सकती है और एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण करने की शक्ति भी वह रखती है। जैसे हमने देखा था पहले पांडिचेरी एक राज्य हुआ करता था, उसका नाम हमने बदल दिया, नाम हो गया अब पुदुचेरी। ठीक है, पहले उड़ीसा था, नाम बदल दिया, अब हो गया ओडिशा। ठीक है, तो किसी भी राज्य का नाम बदलने और एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण करने की शक्ति केंद्र के पास होती है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग राज्य बनाया, तो ये खासियत है यूनियन की। आगे देखिए, केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य द्वारा मानना अनिवार्य होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, केंद्र का दबाव रहता है राज्यों पर। केंद्र अगर कोई कानून बनाएगा तो वह कानून राज्यों को मानना होगा। जैसे कि हम बात करें कोविड-19 के समय केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी जितने भी नियम कानून बनाए गए थे, जैसे लॉकडाउन वगैरह की घोषणा जो की गई थी, तो उनको राज्यों ने माना था। ठीक है, तो यह एक यूनियन की खासियत होती है। आगे, केवल एक झंडा। देखिए यूनियन का केवल एक झंडा होता है। जैसे कि हमारे भारत देश का अपना प्यारा झंडा तिरंगा है। ठीक है, तो हमारे देश में देखोगे आप तो प्रत्येक राज्य का कोई अलग अलग झंडा नहीं है, पूरे भारतीय संघ का एक झंडा है, तिरंगा। अगला पॉइंट, केवल एक सुप्रीम कोर्ट। देखिए यूनियन जो होता है उसमें एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, वह एक ही है और प्रत्येक राज्य में कोर्ट है। प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा, वह भी एक राज्य का एक नहीं, 2 राज्यों का भी एक हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट के निर्णयों को चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी निर्णय को रद्द भी कर सकता है राज्य के हाई कोर्ट के। तो इसलिए कहते हैं कि यूनियन में केंद्र जो है शक्तिशाली होता है। आगे, एकल नागरिकता। नागरिकता की बात करें तो यूनियन में एकल नागरिकता होती है। हमारे भारत देश के अंदर किसी भी राज्य में कोई भी नागरिक रहता हो, लेकिन उसकी एक ही नागरिकता होगी, वह सिर्फ भारतीय ही होगा, केवल इंडियन। ठीक है, मुझे उम्मीद है यूनियन के बारे में आप सभी पॉइंट समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे समझते हैं अब कॉन्फेडरेशन। देखिए कॉन्फेडरेशन क्या होता है, कॉन्फेडरेशन होता है, इसे हिंदी में कहते हैं परसंघ। आइए समझते हैं परसंघ क्या होता है। 2 या 2 से अधिक पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र द्वारा एक समझौते के तहत बना संघ। यहां देखिए 2 या 2 से अधिक पूर्णतः स्वतंत्र,
पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र द्वारा एक समझौते के तहत बना संघ। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो परसंघ का एग्जाम्पल है सर्बिया और मोंटेनेग्रो। ये स्वतंत्र दो राष्ट्रों ने मिलकर एक परसंघ का निर्माण किया था। आज ये दोनों जो राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अलग अलग हैं और एक राष्ट्र के रूप में ही इंगित हैं। ठीक है, लेकिन कुछ समय पहले ये दोनों परसंघ के रूप में थे। आगे देखिए, परसंघ अन्य देशों के सामने खुद को एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। देखिए, मेन उद्देश्य जो है परसंघ का वो यही है। परसंघ क्या करता है कि दो या दो से अधिक राष्ट्र जो है एक साथ मिलकर अन्य देशों के सामने खुद को एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी चार राष्ट्र जो है आपस में मिल जाएं और एक परसंघ बना लें तो वह अन्य देशों के सामने खुद को एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी एक राष्ट्र पर अगर किसी ने हमला किया तो चारों ही उस राष्ट्र के रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, परसंघ की एक और खासियत होती है, परसंघ में शामिल देश खुद को आसानी से संधि से अलग कर सकते हैं। देखिए, ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। फेडरल में हमने देखा इतना आसान नहीं होता स्वतंत्र होना, यूनियन में स्वतंत्र हो ही नहीं सकता, कोई भी अलग नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, आसानी से खुद को संधि से अलग किया जा सकता है। ये दोनों पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं। ठीक है, परसंघों के सदस्यों को परसंघ छोड़ने की खुली स्वतंत्रता होती है, जब जिसका मन चाहे वह परसंघ को छोड़ सकता है। आगे देखिए, परसंघों की केंद्रीय सरकार के किसी भी फैसले को कोई भी सदस्य मानने से इनकार कर सकता है। यहां पर देखिए, यहाँ जो केंद्रीय सरकार बनती है परसंघ की, अगर वह कोई फैसला सुनाती है तो कोई भी सदस्य, कोई भी राष्ट्र देश उस फैसले को इनकार कर सकता है, उसे खारिज कर सकता है। तो यही मतभेद जो है परसंघ में पैदा होता है, परसंघ बनने के बाद बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। वर्तमान में हम देखें तो नाम मात्र के लिए परसंघों की संख्या बची है। ठीक है, जैसे हम सर्बिया और मोंटेनेग्रो का जो उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है, ये बहुत पहले की बात है, ज़्यादा पहले की नहीं है, लेकिन अभी हम देखते हैं सर्बिया और मोंटेनेग्रो के बारे में। देखिए, यूगोस्लाविया के टूट जाने के बाद 4 फरवरी 2003 को सर्बिया और मोंटेनेग्रो नाम का एक परसंघ बना। ये जो है 4 फरवरी 2003 को बना था, सर्बिया और मोंटेनेग्रो यूगोस्लाविया के टूट जाने के बाद। इन दोनों राष्ट्रों की मुद्रा देखें तो अलग अलग थी। इस परसंघ की सिर्फ सेना और विदेश नीति एक थी और कुछ समय बाद ये दोनों राष्ट्र परसंघ से अलग हो गए। देखिए, होता क्या है, परसंघ बनने के बाद में केंद्र यानी जो केंद्र सरकार इनकी जो बनती है, उनके जो फैसले आते हैं तो उन फैसलों को लेकर ज़्यादातर मतभेद पैदा हो ही जाता है। दोनों स्वतंत्र रहते हैं, किसी बात को लेकर मतभेद अगर पैदा हो गया तो वह परसंघ को छोड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से तैयार रहते हैं और कभी भी परसंघ को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सर्बिया और मोंटेनेग्रो की अगर हम बात करें तो इन दोनों देशों के झंडों की बात करें तो झंडे भी अलग हैं। ये देखिए, ये मोंटेनेग्रो का झंडा और ये सर्बिया का झंडा। दोनों की मुद्राएं देखें तो दोनों की मुद्राएं भी अलग हैं। मोंटेनेग्रो में बात करें तो यहाँ पर चलता है यूरो और सर्बिया में चलता है दिनार। ठीक है, तो मुद्रा झंडे दोनों अलग हैं क्योंकि दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। तो परसंघ जब भी बनता है तो अलग अलग स्वतंत्र, पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्रों के द्वारा बनता है। ठीक है, पर लेकिन इसमें काफ़ी ढिलाई देखी जाती है। तो परसंघ, यूनियन और फेडरेशन में आप अंतर समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों में शेयर करना। इंडियन पॉलिटी में दोस्तों अब तक हमने इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। संविधान के स्रोत, प्रमुख विशेषताएं, संविधान संशोधन, प्रमुख अनुच्छेद, संविधान की अनुसूचियां, मूल अधिकार। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ आगे आपसे। चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद, जय भारत।